सो भाई द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, फर्स्ट चैप्टर ऑफ लॉ, इसको अपने बेस चैप्टर बोल सकते हैं। मतलब दिस कॉन्सेप्ट्स आर एप्लीकेबल इन ऑल अदर एक्ट्स। अपने बाकी कोई भी एक्ट करते हैं सो इसका रेफरेंस जरूर लेते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल से। दिस इज़ वन थिंग जो अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को स्टार्ट करने के पहले अगर तुम लोग को याद होगा तो हमने लॉ के फर्स्ट क्लास में लॉ को लेके काफ़ी बातें की थी, है ना, कि लॉ क्या होता है, लॉ कहाँ से इवॉल्व हुआ था, वो सारी चीज़ें, लॉ के सोर्सेज क्या हैं, है ना। तो अपने वापस से एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे लॉ को लेके, जिससे कि लॉ क्या होता है उस पर अपने को वापस से क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि दिस इज वन चैप्टर जो अपने वापस रूट लेवल पे चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद फिर अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मूव करते हैं। दिस चैप्टर गोना बी वेरी एक्साइटिंग और अपने एकदम डे टू डे लाइफ से इसको कनेक्ट कर पाएंगे। वेटेज ऑफ द चैप्टर इज अराउंड 20 मार्क्स, तो वेटेज के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा वेट कैरी करते हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल टाइप का चैप्टर है, अपने कनेक्ट कर सकते हैं रियल लाइफ से, सो अपने को उतना प्रेशर फील नहीं होगा। फाइन। तो सबसे पहले देखो, है ना, मतलब लॉ क्या होता है। फाइन। सो अगेन मैं तुमसे पूछता, तुम लोगों को क्या लगता है व्हाट इज लॉ? लॉ होता क्या? फटाफट फटाफट, है ना, कुछ भी मन में आता है ना चिपका दो, क्या जाता है। सो लॉ का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, प्रॉब्लम सॉल्वर, रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय गवर्नमेंट, फलाना डिगना, बढ़िया। रूल फॉर कंडक्ट फॉर सोसाइटी, कलेक्शन ऑफ रूल, बहुत बढ़िया। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, है ना, मैं एक छोटा सा मैं डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, राइट। सो जैसे अगर मानो कि मैं ना ये मैंने लगा लिया है, ठीक है, ये क्या है पता है क्या, जो मैंने अभी लगाया है ये है ना। अरे हैंकी वैंकी नहीं, ये मास्क है, मोदी जी भी यही लगाते हैं यार, क्या तुम लोग हैंकी हैंकी, है ना, ये मास्क है। अभी सस्ता नहीं, महंगा वाला रुमाल है ये, मास्क सस्ता आता है। हाँ तो देखो अभी ना, अभी गमछा नहीं है यार, ऐसे बेइज्जती मत करो। देखो अगर ना अपने आज से 6 महीना पहले अगर अपने ऐसे ऐसे ना ये वाला मास्क, अच्छा वाला मास्क, कॉटन है यार, प्योर कॉटन है ये, राइट, तुम लोगों को ख़रीदना हो तो बताना मेरे को तो अगर अपने आज से 6 महीना पहले, है ना, ऐसे मास्क लगा के अगर किसी से बात करते, राइट, तो सामने वाला क्या बोलता कि भाई इसको तमीज़ नहीं है, मैनर्स नहीं है, बहुत ही गिरा हुआ, मतलब गिरा हुआ तो नहीं बोलेगा, मतलब थोड़ा सा वो रास्ता वाला फीलिंग है, राइट, कि कैसा आदमी है। और आज के दिन, है ना, आज के दिन अगर अपने कहीं पे जाते हैं और बिना इसको लगा के बात करते हैं तो सामने वाला बोलेगा 6 फीट दूर, राइट। तो अगर अपने 6 महीना पहले उसको लगा के किसी से बात करते तो आदमी बोलता 6 फीट दूर जाओ। आज अगर नहीं लगा के बात करेंगे तो बोलेगा 6 फीट दूर जाओ। रुमाल तो बेचारा वही है, कॉटन तो वही है ना, इसका क्या कसूर। लेकिन समय बदल गया। तो लॉ है क्या? लॉ वो चीज़ है ना, जो समय के साथ बदलती रहती है। इट इवॉल्व्स ओवर टाइम डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, राइट। और लॉ जो है वो उसका काम सिर्फ इतना है कि अपने अपना जो जीवन है, राइट, अपने अपने जो करते हैं डे टू डे बेसिस पे, एक समाज में, एक देश में जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो सब सही तरीके से होते रहे, उसके लिए ही लॉ बनता है, राइट। तो अभी जैसे मानो कि ना बहुत पहले जब ट्रैफिक लाइट्स नहीं होती थी, है ना, तब गाड़ियाँ वगैरह भी नहीं होती थी, तो ट्रैफिक लाइट का दरकार भी नहीं था। फिर धीरे धीरे मोटर आया, राइट, अपने पास मोटर कार्स आए, मोटर बाइक्स आए। तो क्या हुआ कि फिर लोगों को लगा कि भाई अभी तो, है ना, मोटर्स वगैरह है, मतलब इंजन ड्रिवन व्हीकल्स है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने लग गए। तो लगा कि भाई चौरस्ते पे तो किसी को खड़ा रखना पड़ेगा, है ना। अभी खड़ा रखना पड़ा चौरस्ते पे,
तो वहाँ पे लगा कि भाई कितने चौरस्ते में कितने को खड़ा रखेंगे, तो वहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स वगैरह आ गए। अभी लोग नहीं मान रहे थे तो वहाँ पे पेनल्टी लगाया। अभी पेनल्टी कैसे लगाए, तो पेनल्टी में भी फिर वहाँ पे कैमरा सेट कर दिया कि अपने आप कोई ब्रेक करेगा तो उसको फाइन चला जाएगा। तो यू कैन सी कि लॉ जो होता है वो होता क्या है, सोसाइटी को रन करने के लिए होता है, लेकिन लॉ इवॉल्व होता रहता है ओवर द टाइम। फाइन। सो ये एक बेसिक सी बात थी, मतलब लॉ होता क्या है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि तुम लोग ना किसी का जाके मर्डर करके आ जाते हो। मेरे को पता है तुम लोग ऐसा करोगे नहीं, लेकिन फिर भी मतलब गुस्सा वुस्सा आया, किसी का मर्डर करके आ गया। अब अगर अपने मर्डर कर देते हैं और सब पुलिस आके अपने को पकड़ लेता है और अपने बोले यार हमको तो पता ही नहीं था कि मर्डर करना गलत चीज़ है, हम तो इसको मुक्ति दिलाया, हमको पता ही नहीं था कि भाई यहाँ पे मर्डर करने से जेल भी हो जाता है क्या। तो ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या। कल कल के दिन है ना, तुम लोग को मानो कि भूख लगा है ना, तुम लोग बोला कि भाई मेरे को भी कुकर वाला चना खाना है ना, तुम लोग के मन में आया कि भाई हमको भी कुकर वाला चना खाना है। तो तुम लोग क्या क्या किसी का घर में घुस गया, उसका कुकर से चना निकाल के खा लिया। तो ये बात ठीक है क्या। अब तुम बोलोगे कि भाई इसमें गलत क्या है ना, मतलब खा ही सकते हैं, लेकिन ये बात भी ठीक नहीं है। तो ये इम्प्लाइड है कि अपने किसी का मर्डर नहीं करेंगे, है ना। ये इम्प्लाइड है कि अपने किसी दूसरे के घर में जाके उसका कुकर में से चना निकाल के नहीं खाएंगे। सो ये जो इम्प्लाइड वाली चीज़ है ना, इसी के लिए एक लैटिन मैक्सिम है जो अपने को याद रखना है। और वो लैटिन मैक्सिम है क्या, याद है किसी को। इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेट। इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेट। फाइन। सो ये अपने को याद रखना है। देखो ये सब अपने को याद रहेगा तभी तो आदमी है ना, पब्लिक बाजार में अपने को आदमी इज्जत देगा। तो इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेट, इसका मतलब क्या हुआ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। ignorance of law is not an excuse. Ignorance of law is not an excuse. ठीक है, अपने को पता होना चाहिए, अपने जिस देश में रहते हैं उस देश का नियम कानून अपने को पता होना चाहिए। ये सारे मैक्सिम्स अपने को याद रखने, एकदम याद रखने। तो भाई फिर लॉ का मतलब क्या हुआ। लॉ का मतलब हुआ है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस। अभी मनीष इतना बढ़िया राइटिंग है, बता। इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेट, रूल्स एंड रेगुलेशंस, and it evolves over time। अब देखो जो लॉ है ना, मैं एकदम ब्रीफली मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ बस लॉ के बारे में, फिर अपने आईसी में एंटर कर जाएंगे। इस पर डिटेल डिस्कशन हमने किया था लॉ का, जो इंट्रो क्लास था उसमें। तो जो लॉ है वो 3 तरह का होता है, जिसको अपने टाइप्स ऑफ लॉ बोल सकते हैं। टाइप्स ऑफ लॉ, तो वो 3 तरह का लॉ क्या है। क्या बात सृष्टि, लॉ इज द पीपल बाय द पीपल, लॉ इज ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। बड़ी सो ये हो गया अपना सिविल, एक हो गया क्रिमिनल, और एक हो गया बिजनेस और मर्केंटाइल लॉ। फाइन। सो बिजनेस लॉ या फिर मर्केंटाइल लॉ,
बिजनेस लॉ या मर्केंटाइल लॉ ही अपने सिलेबस में है, एंड इसमें भी अपने जो डिस्कशन अपना है फाउंडेशन में वो किस पे है, ICA विच इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देन सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, IPA इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एंड देन कंपनीज एक्ट। फाइन, सो दीज आर द थिंग्स जो अपने को पढ़ना है। अगर तुम लोग का मन है कि तुमको सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है, देन तुम लोग LLB कर सकते हो, है ना। और जॉली LLB की तरह में भी कुछ धमाका करो, तुम्हारे नाम पे भी कोई मूवी वगैरह बने। और अगर तुमको कॉरपोरेट लॉ में इंटरेस्ट है, मतलब वो सारे लॉ जो कंपनी से रिलेट करते हैं, तो तुम CS कर सकते हो। हाँ प्रियंका, मेरे को ऐसा लगता ही था कि तेरा क्रिमिनल पढ़ने का मन हो। बढ़िया, पढ़ो पढ़ो। ऐसे क्रिमिनल पढ़ने से फ़ायदा ये है कि तुम्हारा जानचीन ना, मतलब वैसा वैसा लोगों से हो जाता है अभी, है ना। मतलब क्रिमिनल लॉ का केस मेरे जैसा शरीफ आदमी तो, है ना, देगा नहीं, तो बहुत ऊपर लेवल पे जानचीन हो जाता है क्रिमिनल लॉ वाले में। CS का लॉ इज मोर रिलेटेड टू कॉर्पोरेट लॉ, है ना। मतलब कंपनी में जो लॉ एप्लीकेबल है कंपनी से रिलेटेड, तो उसमें इंडस्ट्रियल लॉ आ जाएगा, इकोनॉमिक लॉ आ जाएगा, है ना, सेबी के सारे रूल्स वगैरह आ जाएंगे, कैपिटल मार्केट लॉ आ जाएगा। तो सारा जितना भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो लॉ वगैरह एप्लीकेबल होते हैं वो CS के सिलेबस में। मेघना, तेरे को भी क्रिमिनल लॉ पढ़ना है? तुम लोग सब मतलब क्रिमिनल है क्या? पता नहीं है, शक्ल से तो ऐसा फीलिंग नहीं आता। अब देखो, अरे राम भाई, थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा तुम लोगों से। हाँ, सबको क्रिमिनल लॉ ही पढ़ना है। सोर्सेस ऑफ लॉ, सोर्सेस ऑफ लॉ, है ना, कि भाई ये जो नियम कानून की किताबें हैं, ये जो लॉ वगैरह लिखी गई हैं, इसका सोर्स क्या है। देखो, मैं इसीलिए ना अपना सेफ्टी के लिए आज इसको लेके बैठा हूँ। ऑर्डर ऑर्डर, सोर्सेस ऑफ लॉ। सबसे पहला है इंग्लिश लॉ, फाइन। देन इंडियन स्टैट्यूट, तीसरा जुडिशियल pronouncements, right, and the fourth one customs and practices, है ना। तो इंग्लिश लॉ मतलब हमने अंग्रेज़ों के लॉ से काफ़ी रेफरेंस लिए। तो तुमने देखा होगा अपनी कंपनीज एक्ट में भी जितना केस लॉ का रेफरेंस ले रहे थे उसमें मैक्सिमम अंग्रेज़ के थे। तो इंग्लिश लॉ एक बहुत बड़ा सोर्स है, क्योंकि 1947 के पहले अंग्रेज ही थे यहाँ पे, और ये भी 1872 का एक्ट है। तो अपना जितना भी लीगल सिस्टम है ना, उन सब में कहीं ना कहीं उनका फ्लेवर आ जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट मतलब तुम्हारा अपने जो एक्ट इनेक्ट किए हैं, जुडिशल प्रोनाउंसमेंट, अलग अलग टाइम पे हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजंस आते हैं, राइट। तो इवेंचुअली उसको भी अपने लॉ ही मानते हैं। कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो भले ही लॉ में इनेक्टेड नहीं है, बट उनको वैसे फॉलो किया जाता है, और मे बी वट टाइम वो लॉ में इनेक्ट हो जाती है। सो कस्टम एंड प्रैक्टिस ही एक्चुअली में बेस है, और वहीं से सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। तो ये लॉ के सोर्सेस हैं। अब दो तरह का लॉ होता है, एक होता है कॉमन लॉ और एक होता है सिविल लॉ।
सौम्या चेंजेज आ रहे हैं बट बहुत स्लो मोशन में हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि अपने लोग हैं ना थोड़े से रिएक्टिव ज़्यादा है, प्रोएक्टिव कम है। सो चेंज हो रहा है बट स्लो है। यस सौम्या, तो 1872 अभी भी चल रहा है, ओल्ड एज गोल्ड। कोई बात नहीं है, वी कैन ब्रिंग द चेंज, राइट। सो अभी जो है वो तो है, अभी आगे अपने ऊपर है कि अपने क्या करके लाते हैं। तो अभी ये है कि एक हो गया तुम्हारा कॉमन लॉ और एक हो गया सिविल लॉ। सो कॉमन लॉ के केस में क्या होता है कि अपने जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स को भी लॉ का पार्ट मानते हैं। तो जनरली जहाँ भी इंग्लिश कॉलोनीज थी पहले, है ना, वहाँ पे सब क्या है कि कॉमन लॉ को फॉलो किया जाता है। सिविल लॉ के केस में क्या होता है कि अपने कोई भी नया केस आता है उसको नए तरीके से देखते हैं। तो ब्रॉडली अगर अपने देखिए तो कॉमन लॉ, सिविल लॉ, ये दो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है। कॉमन लॉ के केस में क्या होता है कि अपने जुडिशरी प्रोनाउंसमेंट जितने भी होते हैं उसको भी अपने एक तरीके से लॉ का पार्ट ही मानते हैं। तो अपने देश में क्या होता है कि अगर तुमको ये ज़्यादा तुमको फीलिंग कब आएगा, जब तुम इनकम टैक्स पढ़ोगे, जीएसटी पढ़ोगे, राइट, या फिर कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, तो तुम देखना बार बार अपने केस लॉ का रेफरेंस लेते हैं, उसमें ये हुआ था तो अपने को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अपने जुडिशरी प्रोनाउंसमेंट को भी लॉ का पार्ट मानते हैं। फिर इसके बाद छोटा सा डिस्कशन ये था कि भाई कोई भी एक्ट को कैसे पास किया जाता है पार्लियामेंट में। डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, डिटेल के लिए यू कैन रेफर दैट क्लास जिसमें आपने किया था। तो पहले एक बिल बनता है ना, बिल बनने के पहले भी कुछ कहानी है। तो बिल बन के रेडी हो जाते हैं और बिल बनने के बाद वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हो जाते हैं, तो वो एक्ट बन जाते हैं, राइट। तो अपने को किसी भी बिल को लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास करवाना होता है और फिर प्रेसिडेंट साहब से उसको साइन करवाना पड़ता है, फाइन। जिस दिन प्रेसिडेंट बिल को साइन करता है उसको अपने बोलते हैं डेट ऑफ इनेक्टमेंट, राइट। जिस दिन प्रेसिडेंट बिल को साइन करते हैं उसको अपने बोलते हैं डेट ऑफ इनेक्टमेंट। उसके बाद गवर्नमेंट उसको ऑफिशियल गैजेट में, उस जो एक्ट बन गया, राइट, वंस प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो एक्ट बन गया, फिर गवर्नमेंट उसको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करती है कि इस दिन से ये वाला लॉ एप्लीकेबल है, उसको अपने बोलते हैं डेट ऑफ एनफोर्समेंट। दो डेट है, एक है डेट ऑफ इनेक्टमेंट और एक है डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। डेट ऑफ इनेक्टमेंट का मतलब हुआ जिस दिन प्रेसिडेंट साहब बिल पे साइन करते हैं। डेट ऑफ एनफोर्समेंट का मतलब हुआ कि भाई वो जिस दिन अपना ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई होता है। प्रेसिडेंट साहब कौन है पता है? रामनाथ कोवत, यस। तो देखो दिस इज़ द वेबसाइट egadget.nic.in। तुम लोग लिख सकते हो, अगर तुम लोग को लॉ से प्यार है तो इस वेबसाइट का नाम लिख सकते हो, egadget.nic.in। द गैजेट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र। तो कोई भी लॉ वगैरह कुछ भी आता है तो वो यहाँ पे उसको नोटिफाई किया जाता है। तो जिस दिन से वो लॉ एप्लीकेबल होता है उसको अपने बोलते हैं डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। अब देखो लॉ जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है। लॉ जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है, उसमें अपने और भी चीज़ों को कवर करते हैं। तो लॉ इंक्लूड्स, है ना, लॉ एक ब्रॉडर टर्म है, उसके अंदर अपने और भी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। तो लॉ का मतलब क्या होता है? इट इंक्लूड्स एक्ट, फाइन। एक्ट के बाद फिर रूल्स, रूल्स के बाद ऑर्डिनेंस,
then we have regulations, bylaws and order. तो अगर अपने बोलते हैं ना कि अपनी कंपनी लॉ का पढ़ाई करें, राइट, तो लॉ में क्या बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. अगर तुम लोग को याद होगा तो कंपनी एक्ट जब तुम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें बहुत जगह लिखा हुआ था ना एलएलपी में भी कि एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड. याद है अपने जब एलएलपी और कंपनी एक्ट पढ़ रहे थे तो बहुत जगह याद है लिखा हुआ था एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, राइट. लेकिन क्या पार्टनरशिप एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट में तुमको कहीं लिखा हुआ मिला क्या ऐसा एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड? एक बार याद करो कि पार्टनरशिप एक्ट में या सेल ऑफ गुड्स एक्ट में तुमको कहीं मिला एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड? नहीं, है ना. सो आजकल के जितने भी लॉ होते हैं ना, आजकल के जितने भी एक्ट होते हैं वो सारे रूल बेस्ड होते हैं. आजकल के जितने भी एक्ट होते हैं वो सारे रूल बेस्ड होते हैं. दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर अपने सारी चीज़ें एक्ट में डाल दें, है ना, मतलब अगर एक्ट में अपने डाल देते हैं कि कंपनी को बनाने के लिए, राइट, ये वाला फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, तो अगर अपने को उस चीज़ों को चेंज करना है तो अपने को एक्ट में अमेंडमेंट लाना होगा. अभी जैसे मानो जीएसटी है, जीएसटी का रेट अगर 18% है, ये अपने एक्ट में लिख देते हैं कि भाई जीएसटी का रेट 18% है, तो कल के दिन अगर अपने को 18 का 15 या 20 करना है तो एक्ट के अंदर फिर चेंज लाना पड़ेगा. लेकिन अगर एक्ट में अपने ऐसा लिख देते हैं कि एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, तो अपने को क्या है कि एक्ट में चेंज नहीं लाना, अपने को रूल में चेंज लाना. डिफरेंस क्या है? एक्ट में चेंज लाना है तो एक्ट को अमेंड करना है, अमेंड करने के लिए फिर पार्लियामेंट में पास करवाना पड़ेगा, लोअर हाउस अपर हाउस. लेकिन अगर रूल्स में अगर चेंजेस लेके आना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद लेके आ सकते हैं. तो इसीलिए अपने क्या करते हैं आजकल जितने भी एक्शंस को रूल बेस्ड बनाते हैं, जिससे कि बार बार अपने को पार्लियामेंट नहीं जाना पड़े, गवर्नमेंट के पास ही पावर रहता है कि वो चेंजेस लेके आ जाए, है ना. तो एक्ट, यू नो, एक्ट मतलब जैसे अपने पास है कंपनी एक्ट, एलएलपीस होगा, एपीए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट, जो पास होता है पार्लियामेंट में. रूल्स का मतलब एक्ट के अंदर जहाँ लिखा होता है एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, तो वो रूल्स कौन बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट. ऑर्डिनेंस का मतलब क्या हुआ कि भाई अपना जो पार्लियामेंट है वो साल भर तो नहीं चलता, पार्लियामेंट स्पेसिफिक टाइम पे ऑपरेटिव रहता है. तो कभी अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और फिर अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ गया कि अपने को कोई नया एक्ट चाहिए, अर्जेंसी है ना, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, और उस समय अगर अपने को कोई नया लॉ लेकर आना है, इफ़ देयर इज़ सम अर्जेंसी, तो अपने क्या करेंगे? अपने प्रेसिडेंट साहब के पास जाएंगे, अपने प्रेसिडेंट साहब के पास जाएंगे, और प्रेसिडेंट साहब के पास पावर है ना, ऐसी थोड़ी इसको फर्स्ट सिटीजन बोलते हैं, राइट. उसके पास पावर है कि वो खुद एक नया एक्ट जो है वो ला सकते हैं. लेकिन वो एक्ट हमेशा के लिए परमानेंट नहीं होता, वो टेम्प्रेरी होता है. जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आएगा, सो अपना लोअर हाउस अपर हाउस, लोकसभा राज्यसभा जैसे ही ऑपरेटिव होगा तो विदिन 6 वीक्स अपने को उसको पास करवाना होता है. सो ऑर्डिनेंस मतलब जो एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तब अपने प्रेसिडेंट से ला सकते हैं. रेगुलेशंस का मतलब क्या हुआ? सो देयर आर मेनी रेगुलेटरी बॉडी, जैसे तुमने आरबीआई का नाम सुना होगा, आईआरडीए का नाम सुना होगा, सेबी का नाम सुना होगा, है ना. तो होता क्या है कि जैसे अपना इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, तो ये सारे क्या है, दीज आर रेगुलेटरी बॉडी. मतलब ये सारे लोग जो हैं किसी एक्ट के तहत बने और उनका एक स्पेसिफिक रोल है, राइट, इनका एक स्पेसिफिक रोल है. जैसे आईआरडीए का क्या रोल है? इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड. आरबीआई का क्या रोल है? बैंकिंग से रिलेटेड, है ना. सेबी का क्या रोल है? मार्केट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, राइट. तो उसको रिलेटेड वो लोग, उस चीज़ से रिलेटेड वो लोग जो नियम कानून बनाते हैं उसको अपने रेगुलेशंस बोलते हैं. तो रेगुलेशन क्या हुआ? जो रेगुलेटरी बॉडी बना रहे हैं, राइट, वो ज़रूरी नहीं है कि सारा जनरल पब्लिक के लिए एप्लीकेबल होगा. आज सीए इंस्टीट्यूट का कोई अगर रेगुलेशन है तो वो तो मेरे और तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल होगा ना, राइट. कोई दूसरा बंदा जो कि डॉक्टर है उसको सीए इंस्टीट्यूट के रेगुलेशन से क्या मतलब? वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के रेगुलेशन से ड्रिवन होगा. बाईलॉ का मतलब क्या हुआ कि आज अगर इंस्टीट्यूट भी अपने आप को रन करता है तो इंस्टीट्यूट का कोई प्रेसिडेंट है, राइट, वाइस प्रेसिडेंट है, फिर अलग अलग काउंसिल है, उसका इलेक्शन होता है. तो किसी भी रेगुलेटरी बॉडी का जो इंटरनल मैनेजमेंट होता है उसके लिए जो रूल्स बनते हैं उसको अपने बाईलॉ बोलते हैं. तो वो सारे लॉ जो कि इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होते हैं किसी बॉडी का. ऑर्डर इज एड्रेस्ड टू अ स्पेसिफिक पर्सन. ऑर्डर जो होता है वो स्पेसिफिक पर्सन को एड्रेस्ड होता है, वो एक पब्लिक एट लार्ज के लिए नहीं होता. तो इन सबको मिला के अपने लॉ बोलते हैं. तो कभी भी अपने लॉ का बात करें कि अपनी कंपनी लॉ का पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब अपने इतना सारा चीज़ का पढ़ाई कर रहे हैं, राइट. तो लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म.
यस, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर रहते हैं, राइट, कि वो ले सकता है, डिपेंड करता है सेंट्रल एक्ट है या स्टेट एक्ट है। अगर स्टेट एक्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर रहता है, सेंट्रल एक्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर रहता है, राइट। मतलब अगर तुम लोगों ने सिविक्स में पढ़ा हो तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, उसका आर्टिकल 246, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, उसका आर्टिकल 246 का शेड्यूल 7 में देयर आर 4 लिस्ट, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है ना, एंड रेसिडुअल मैटर है। तो उसमें जो यूनियन लिस्ट है, उसमें जो मैटर कवर्ड है, उसके तहत जितना भी लॉ है वो बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जो तुम्हारा वहाँ पे स्टेट लिस्ट है, उसमें जो भी मैटर्स कवर्ड है, उससे रिलेटेड पावर, लॉ बनाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। कंकरेंट में दोनों के पास है, लेकिन अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो सेंट्रल विल प्रिवेल, और रेसिडुअल में सेंट्रल के पास है, फाइन। तो ये डिपेंड करता है। तो आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का शेड्यूल 7, इसको अपने रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ पे ये लिस्ट अवेलेबल है कि कौन सा एक्ट, कौन सा मैटर किसके अंडर में आता है। तो ये छोटा सा डिस्कशन था, है ना, लॉ को लेके। इस पे तुम लोगों ने अगर कर लिया इंट्रो वाला क्लास, बहुत अच्छा, नहीं किया तो उसको एक बार वापस से देख लेना, उसमें हमने इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में किया था। अब अपने आते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कब ये इनेक्ट हुआ था? डेट ऑफ इनेक्टमेंट 25 अप्रैल 1872। क्या बात मेघना, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट 1 September 1872. So Indian Contract Act was enacted on 25th April 1872. It came into force on 1st of September 1872. ये डेट्स अपने को याद रखना है। इन टोटल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ओरिजिनली, है ना, 266 सेक्शन थे, डिवाइडेड इनटू 11 चैप्टर्स। बहुत बड़ा एक्ट है या बड़ा एक्ट था। तो ओरिजिनली इसमें 266 सेक्शंस डिवाइडेड इनटू 11 चैप्टर्स, फाइन। इतने सारे सेक्शंस थे, तो भाई क्या अपने को इतना सारा पढ़ना पड़ेगा? 266 सेक्शन कैसे होगा? अब अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ब्रॉडली 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया जनरल प्रोविजंस, एक हो गया जनरल प्रोविजंस, दूसरा हो गया रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स, तीसरा हो गया स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, एंड फोर्थ वन इज पार्टनरशिप बिजनेस। तो अपने ब्रॉडली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ये 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया जनरल प्रोविजंस, एक हो गया सेल ऑफ गुड्स, एक हो गया स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, और एक हो गया पार्टनरशिप बिजनेस। जो जनरल प्रोविजंस हैं वो कवर्ड है सेक्शन 1 to 75 एंड चैप्टर 1 to 6।
तो सेक्शन 1 to 75, चैप्टर 1 to 6 इसमें जनरल प्रोविजन से, 76 to 123 एंड चैप्टर 7 इसमें आ जाता है सेल ऑफ गुड्स। 124 to 238 एंड चैप्टर 8, 9, 10 दिस कवर्स स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। 239 to 266 एंड चैप्टर 11 इसमें है अपना पार्टनरशिप। अब इतने सारे सेक्शंस तो कैसे याद करें? तो अभी तुम्हारे मन में ये भी आ रहा होगा कि जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही सेल ऑफ गुड्स है, जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही पार्टनरशिप है, तो फिर अपने अलग से सेल ऑफ गुड एक्ट्स पढ़े थे, अलग से पार्टनरशिप पढ़े थे, ऐसा कैसे? सो ओरिजिनली तो ये इनके अंदर ही था, लेकिन ये बहुत बल्कि हो गया था, तो फिर इसका बंटवारा कर दिया गया। सो ये वाला जो पार्ट है वो जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, और ये वाला पार्ट दिस वाज रिपील्ड फ्रॉम द एक्ट, दिस पार्ट वाज रिपील्ड फ्रॉम द एक्ट। इसको एक्ट से हटा दिया गया और नया एक्ट आया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो नया एक्ट जो हमने पढ़ा था वो क्या है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, और यहाँ पे जो नया एक्ट आया वो क्या है? वो है पार्टनरशिप एक्ट 1932, है ना? इंडीड द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट है ये इंटरमीडिएट में, ये इंटरमीडिएट में है, तो इसको भी अभी नहीं पढ़ना। अपने को पढ़ना है जनरल प्रोविजन सेक्शन 1 to 75। अपने को ये वाला पार्ट पढ़ना है, वजह जनरल प्रोविजंस सेक्शन 1 to 75। तो दिस इज ब्रॉड स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो देखो, देख रहे हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये वेबसाइट तुम लोग को याद होगा, indiacode.nic.in। तो यहाँ से तुम लोग PDF डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे देखो ये सारे सेक्शन नंबर्स हैं। तो देखो 76 के सामने क्या लिखा हुआ है? रिपील्ड। 77 रिपील्ड, 78 रिपील्ड, है ना? तो ये सारे सेक्शंस यहाँ से हट गए। तो सर्चली 1 to 75 में विल ट्राई कि अपनी चीज़ों को याद रखें, एटलीस्ट द इम्पॉर्टेंट वंस। बाकी से अभी अपने को मतलब नहीं। नोट कर लो तो कंफर्म करना, फिर अपने आगे मूव करेंगे। हो गया?
चलो अपनी बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, है ना। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। यस मनीष, बहुत बढ़िया कि भाई दो या दो से ज़्यादा लोग तो होने चाहिए, एक बंदा खुद से अग्रीमेंट नहीं कर सकता। इसके ऊपर केस लॉ भी है, अपने बात करेंगे। अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, राइट। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। सो देखो मैं कुछ दिखाता हूँ अभी तुम लोग। देखो भाई ये क्या है? ये है ऑफर। अरे एक्सेप्टेंस का है, ऑफर है ये, है ना। ये ऑफर है। ये हो गया एक्सेप्टेंस। लेकिन वेट, है ना। सो अपने को ऑफर और एक्सेप्टेंस लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। ये तो ऑफ़र हो गया, ये एक्सेप्टेंस हो गया, लेकिन भाई ये ऑफ़र ये दिया कैसे? मतलब ये कोई भी क्या किसी को ऑफ़र कर देगा? तुम सोचो, कोई भी क्या किसी को ऑफ़र कर देगा क्या? नहीं। मतलब देयर हैज़ टू बी सम इन्विटेशन टू ऑफ़र। तो ये देखो, वेट फॉर इट, ये है इन्विटेशन टू ऑफ़र। So invitation to offer, then acceptance. So there are three parts to it. So agreement is not only about offer and acceptance. उसमें एक और part होता है, what is invitation to offer. तो लिखो यहाँ पे, ऑफर के पहले लिखो इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर। सो अग्रीमेंट का मतलब इन जनरल तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस ही होता है, बट मैनी ए टाइम्स एक तीसरा कंपोनेंट भी होता है जिसको अपने बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, अब इसके कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो भाई इसके जो एग्जांपल्स थे, सबसे पहला तो मेरे को उसका पूरा नाम तो याद नहीं,
प्रिया वाला विंक से याद रहेगा। दूसरा है बीडिंग। बीडिंग के बारे में कुछ जानते हो तुम लोग? बीडिंग है ना, ऑक्शन जिसको अपने बोलते हैं। यस, ऑक्शन, राइट। जैसे सुबह अंकुर वाला जो स्केच था और इतने सारे स्केच है, उसको तुम लोग ऑक्शन कर सकते हो, तो तुम्हारे पास है ना, मतलब मिलियन ऑफ डॉलर्स आ सकते हैं, और भी कितने आ सकते हैं क्या पता। अभी तो सस्ते में अवेलेबल है अगर तुम लोग लोगे तो। सो ऑक्शन के अंदर भी ना 3 होता है। एक होता है इनविटेशन फॉर बिडिंग, अपने लोगों को बुलाते हैं कि भाई आओ बिड करो बिड करो बिड करो, फाइन। दूसरा होता है तुम्हारा प्लेसिंग बेट्स, लोग बिड करते हैं, राइट। एंड तीसरा वाला होता है एक्सेप्टिंग दी बेट। सो ऑक्शन के अंदर भी, बीडिंग के अंदर भी देयर आर 3 पार्ट्स। इसके अंदर भी देयर आर 3 पार्ट। एक है इनविटेशन टू ऑफर। सो इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या हुआ? इनवाइटिंग फॉर बिडिंग। ऑफर मतलब प्लेसिंग बिड्स, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लोग बिड प्लेस करते हैं। प्लेसिंग बिड्स। एंड तीसरा क्या है? एक्सेप्टिंग दी बिड। एक्सेप्टिंग दी बिड। तो फाइनली है ना, जो ऑक्शनियर होते हैं उसके पास भी ऐसा एक हैमर होता है, और जब अलग अलग लोग बोली लगाते हैं है ना, 10,000, जैसे मानो अपने वो अंकुर वाला स्केच को ऑक्शन करते हैं, तो अभी कोई बोलेगा $1 मिलियन, कोई बोलेगा $2 मिलियन, है ना, कोई बोलेगा $50 मिलियन। तो फिर अपने ऐसे बिड को क्लोज करेंगे। $50 मिलियन एक, $50 मिलियन दो, $50 मिलियन तीन। जैसे ही अपने हैमर को स्ट्राइक करेंगे वैसे ही वो बिड क्लोज हो जाएगा। सॉरी कैसे नहीं, पहले थोड़ा डिपॉजिट भी देना होता है। सो बिडिंग के केस में देयर आर 3 पार्ट्स। Then we have IPO. इनिशियल पब्लिक ऑफर। सो IPO के केस में भी, IPO का नाम सुना है तुम लोगों ने? IPO इन्विटेशन टू ऑफर एंड देन एक्सेप्टेंस। यस। सो जो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है मार्केट में, प्रोस्पेक्टस है ना, तो कभी भी कोई IPO आता है ना, तो मतलब IPO मतलब कंपनी पब्लिक को ऑफ़र दे रही है कि भाई आप लोग मेरे शेयर्स को सब्सक्राइब करो, राइट। तो अभी सब्सक्राइब कैसे करें, है ना, मतलब
पीपी वाटर बॉल वाला केस भी तो हो सकता है। पीपी वाटर बॉल्स याद है? पीपी वाटर बॉल्स, तो कंपनी कंपनी क्या है कि प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं जिसमें पूरा डिटेल रहता है कंपनी के बारे में, कंपनी का शेयर्स का वैल्यूएशन को लेके, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेके, वो सारा चीज़। सो वो एक होता है इनविटेशन टू ऑफर कि भाई आप लोग मेरे शेयर्स में सब्सक्राइब करो। नाउ यू टेल मी कि जितने लोग भी अप्लाई करते हैं उन सबको क्या शेयर्स मिल जाते हैं क्या? जितने लोग भी शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं उन सबको शेयर्स मिल जाते हैं क्या? ज़रूरी नहीं है, राइट? क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो सबको नहीं मिलता। तो इसीलिए जो अपने लोग अप्लाई करते हैं वो ऑफ़र है अपनी साइड से, है ना? सो जो एप्लीकेशन फॉर शेयर्स है, एप्लीकेशन जो अपने करते हैं वो ऑफ़र है, और फाइनली कंपनी जब अलॉट कर देते हैं तो उसको अपने बोलते हैं एक्सेप्टेंस। तो जो इशू ऑफ शेयर्स है कंपनी के साइड से वो है तेरा एक्सेप्टेंस। तो आईपीओ के केस में, है ना, तो तुम्हारा याद तो तुम लोगों को प्रिय ही रहेगी, मेरे को पता है, लेकिन स्टिल बीडिंग और आईपीओ के केस में भी 3 पार्ट है: इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर और एक्सेप्टेंस। तो अभी अग्रीमेंट क्या होता है ये क्लियर है? बढ़िया, वापस ऊपर आओ। तो अपने बात कर रहे थे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी, है ना? अभी इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? को अभी अपने 3 केस डिस्कस किए थे। केस 1, ठीक है, प्लीज़ स्क्रॉल अप। करता हूँ सृष्टि, थोड़ा सा वेट कर। सो ये अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। एक हो गया इनविटेशन टू ऑफर देन एक्सेप्टेंस। अभी भाई कल के दिन ना इनका ब्रेकअप हो जाता है। कल के दिन इनका ब्रेकअप हो जाता है। तो देखो भाई अभी हाँ, मैं सॉन्ग सुना रहा था।
तो ये क्या भाई कोर्ट में जा सकती है क्या? ये कोर्ट है, ये कोर्ट में जा सकती है क्या कि भैया हमारा ब्रेकअप हो गया, जो वादा किया था वो निभाया नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? कोर्ट उसको बाहर निकाल देगा, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। सो ये जो ब्रेकअप है, ये जो ब्रेकअप है, इसके अगेंस्ट में जो प्रिया भाभी है वो कोर्ट में नहीं जा सकती, राइट। वो कोर्ट में नहीं जा सकती भाई, ब्रेकअप हुआ, तलाक नहीं हुआ, राइट, है ना अभी। सो वो कोर्ट में नहीं जा सकती। अब मानो कि तुम्हारा कोई दोस्त है, यस, कोई एग्रीमेंट ही नहीं था, है ना, देयर वाज नो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, बहुत सही है। तुम लोग वो वाला सीरीज तुम लोगों ने देखा है क्या? शेल्डन का सीरीज देखा है? मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, क्या था, यू नो शेल्डन, सीरीज का नाम पता है क्यों? यंग शेल्डन नहीं, यंग नहीं, यंग शेल्डन तो मतलब बवाल है, आई मीन वो अलग लेवल है। बिग बैंग थ्योरी, राइट राइट राइट। तो जो शेल्डन होता है ना, उसकी शायद गर्लफ्रेंड का नाम एमी होता है, हाँ अगेन मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा, एमी ही होता है ना। सो एमी और शेल्डन का अग्रीमेंट होता है, पता है, तब दे हैव गॉट वन कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट बिटवीन देम कि भाई हम लोगों को कब क्या करना है नहीं करना है उसको लेके। सही है यार। यंग शेल्डन अलग लेवल का है यार, शेल्डन के पास सबका एग्रीमेंट है यार। तो यंग शेल्डन अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो देखना यार, मतलब आई मीन सही है। तो अभी देखो तुम्हारा ना एक ये दोस्त है, थोड़ा सा दुखी लग रहा है, ये शुभम का दोस्त है। शुभम तेरे दोस्त का नाम क्या है? मनीष। तो ये ना मनीष है, ये तो थोड़ा सा पता नहीं बंदर जैसा बन गया, लेकिन ठीक है। ये चलिए मनीष हो गया ना। सो अभी ना मनीष ने शुभम को बुलाया कि मनीष फ़ोन कर रहा है शुभम को, ये इसके पास फ़ोन है, ये फ़ोन में बात कर रहा है। ये नया, अरे नहाने में क्या रखा है बता, हाँ नहा के क्या होगा। तो देख ये मनीष है, ये ना शुभम को फ़ोन कर रहे हैं कि भाई आजा, आज अपने मस्त मिल के नहाएंगे और अपने लास्ट को डिनर विनर भी करेंगे। तो ये शुभम को कॉल किया, ये शुभम है, शुभम देखो एकदम फ्रेश, ठीक है, ये अपना शुभम है कि भाई आजा अपने ना आज रात को मस्त खाना वाना खाते हैं। तो ये इसको बोला यार मेरे के लिए बिरयानी वगैरह बनाऊंगा, रायता बनाऊंगा, फिर अपने डेजर्ट्स में क्या क्या यार, है ना, तो सोच लो तुम लोग, लंबा सारा लिस्ट होगा। अभी शुभम ये वो वाला स्पेक्स है तेरा, बढ़िया वाला हीरो वाला स्पेक्स है। तो अभी ना शुभम मस्त, मतलब एक, क्योंकि मनीष के जाना है तो नया सैनिटाइज़र का बॉटल लिया, उसके बाद नया मास्क लिया N95, हेयर नेट लिया, उसके बाद PP किट वगैरह लिया, है ना, कि पूरा सेफ होके जाना, अभी ठीक नहीं है ऐसा जाना।
और ये जाने के बाद ना ये मनीष के पास आया, ठीक है, कि भाई भाई बोला है अपने को आज खाना वाना पे बुलाया है। सो मनीष शिवम को बोलता है पहचान कौन, है ना। मनीष मनीष जो है वो मना कर देता है खाना वाना खिलाने से। तो क्या शिवम अभी कोर्ट में जा सकता है क्या? शिवम अभी कोर्ट में जा सकता है क्या? शिवम कोर्ट में नहीं जा सकता, राइट। शुभम मनीष से मांग सकता है क्या, मेरा सैनिटाइज़र का 90 रुपया लगा, N95 का 130 रुपया लगा, हेयर नेट का 20 रुपया लगा, पीपी किट का, पीपी किट तो चल प्रज्वल से ले लिया, प्रज्वल तो बनाता है तो उसका पैसा नहीं लगा। तो शुभम वो सब पैसा भी उससे नहीं मांग सकता, फाइन। तो ये सारा क्या है कि इन्फोर्सेबल नहीं है, ये सारा इन्फोर्सेबल नहीं है। अरे तो डीमो का था तो शुभम पहन नहीं सकता है क्या, बता, डीमो का नाम थोड़ी लिखा हुआ है। सो वो सारे अग्रीमेंट जिसको अपने लॉ में इन्फोर्स कर सकते हैं उसको अपने बोलते हैं इन्फोर्सेबल बाई लॉ। जिसको अपने लॉ में इन्फोर्स नहीं कर सकते दोज आर नॉट इन्फोर्सेबल। तो ये जो हो गया तुम्हारा, है ना, इसको अपने जनरली सोशल एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट के कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाई लॉ। इन्फोर्सेबल बाई लॉ का मतलब कि अगर कोई ब्रीच होता है तो अपने कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि माई बाप हमारे साथ अत्याचार हुआ, अब आप ही हमरे करता धरता हमको बचाइए, राइट। तो अगर अपने कोर्ट में प्ली कर सकते हैं तो उसको अपने बोलते हैं इन्फोर्सेबल बाई लॉ, अदरवाइज अपने उसको इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं बोलते। तो इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब हुआ कैन बी enforced in court of law, can be enforced in court of law. In general, है ना, social and domestic agreements are not enforceable. In general, social and domestic agreements are not enforceable. तो तुम लोग कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो कि वो कौन सा अग्रीमेंट है जिसको अपने कोर्ट में इन्फोर्स करा सकते हैं? इसका कोई एग्जाम्पल, वो कौन सा अग्रीमेंट है जिसको अपने कोर्ट में इन्फोर्स करा सकते हैं? तलाक। तुम लोग तो खतरनाक है ना, सीधा तलाक मर्डर, मतलब बहुत दूर दूर तक सोच जाता है। नॉर्मल आदमी वाला तो बात ही नहीं करना है। अरे पता नहीं, हमेशा ये लोग क्रिमिनल लॉयर हैं तो ये लोग हमेशा मर्डर मर्डर की बात करता रहता है। जैसे, है ना, सिंपल सिंपल सा चीज़ है भाई। जैसे मानो कि अभी कोई नया मोबाइल फ़ोन आया, तुमने अमेजन में पे कर दिया, उस फ़ोन को ख़रीदने के लिए तुमने 25,000 रुपये अमेजन को पे कर दिए, ठीक है। अभी वो फ़ोन तुम्हारे घर में डिलीवर नहीं होता तो तुम अमेजन को कोर्ट में ले जा सकते हो कि भाई मेरे 25,000 रुपये, राइट, वो मेरे वापस करो, मेरा समय का नुकसान हुआ, इंटरेस्ट का पेमेंट करो, फलाना डिकना, राइट। तो उसको अपने कोर्ट में इन्फोर्स कर सकते हैं। तो नॉर्मली कोई भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, है ना, उस सबको अपने कोर्ट में इन्फोर्स कर सकते हैं। कोई भी सर्विस अग्रीमेंट हुआ, सेल परचेज अग्रीमेंट हुआ, प्रॉपर्टी रिलेटेड हुआ।
सो आर्बिट्रेशन क्या होता है कि कोर्ट के पहले वाला लेवल होता है। अच्छा, आई विल चेक दिस। वैसे इन जनरल आर्बिट्रेशन क्या होता है कि कोर्ट के पहले वाला लेवल होता है, उसमें क्या होता है कि अपने कोर्ट में जाते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, लेकिन आर्बिट्रेशन में जैसे नहीं होता कि अपने बोलते हैं कि भाई अपने दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ हुआ तो तीसरा आदमी है, ये दोनों का कॉमन फ्रेंड है, ये जो बोलेगा वो फाइनल है ना, या उसका अपनी सलाह ले सकते हैं, तो वो तुम्हारा आर्बिट्रेटर होता है। फाइन। लेकिन आर्बिट्रेशन के बाद अगर आर्बिट्रेशन में वो चीज़ क्लियर नहीं होता तो डेफिनेटली वी कैन गो टू कोर्ट। विथ रिस्पेक्ट टू अमेजन भी मेरे को ऐसा लगता है कि अपने जा सकते हैं, बट स्टिल नीड टू चेक, क्योंकि अगर उसके अग्रीमेंट भी वैसा लिखा हो तो वो अग्रीमेंट भी वैलिड है कि नहीं है, नॉट श्योर। अब जनरली होता क्या है, जैसे अपने कहीं पे मान लो रेंट पे गए है ना, अपने कहीं पे अगर रेंट पे जाते हैं तो अपने क्या बोलते हैं, रेंट अग्रीमेंट बोलते हैं या रेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अपने अगर कहीं पे है ना रेंट पे रहने के लिए जाते हैं तो तुम लोग क्या सुना होगा, रेंट अग्रीमेंट सुना है या रेंट कॉन्ट्रैक्ट सुना है। नॉर्मली सुनने में आता है, अगर कभी सुना है तो है ना, रेंट अग्रीमेंट, राइट। रेंट कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा और सा लगता है। तो इन कॉमन पार्लेंस अपने अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। फाइन। तो जब अपने रेंट अग्रीमेंट बोलते हैं तो एक्चुअली उसका टेक्निकल मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट ही है, लेकिन आम लाइफ में मतलब डे टू डे लाइफ में अपने अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन वहाँ पे अग्रीमेंट का मतलब ही कॉन्ट्रैक्ट है। So in common parlance, the term agreement and contract are used interchangeably. Common parlance, PARLANC, मतलब डे टू डे लाइफ में अपने इन टर्म को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। LANC नहीं, कन्फ्यूजन क्रिएट तो लॉ पढ़ता है उसी को होता है ना, आम आदमी को तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, उसको पता है रेंट एग्रीमेंट मतलब लीगल एग्रीमेंट है आपस में। तो जो एक नॉर्मल पब्लिक है उसके लिए एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बराबर है, मतलब उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ अपने को ये समझना है कि वो बोलते ही लोग एग्रीमेंट है, लेकिन वो है एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है अग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल। अग्रीमेंट्स नॉट इन्फोर्सेबल, ठीक है। मतलब कौन कौन से अग्रीमेंट है जिसको अपने इन्फोर्स नहीं कर सकते। पहला, व्हेन देयर इज नो इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। दूसरा, वो सारे अग्रीमेंट जिनका जो ऑब्जेक्ट है वही लीगल है। एंड तीसरा, अपने एक्ट में कुछ अग्रीमेंट्स है जो कि डिफाइन की गए हैं कि भाई ये जो अग्रीमेंट्स है ये वॉइड है ना।
तो 3 तरह के एग्रीमेंट होते हैं जिसको अपने इन्फोर्स नहीं कर सकते। पहला, जहाँ पे देयर इज़ नो इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। दूसरा, वो सारे अग्रीमेंट जहाँ पे अपनी नीयत में खोट है, विद सम इलीगल इंटेंट, इलीगल ऑब्जेक्ट। और तीसरा, सेक्शन 26 से 30 में देर आर सम एग्रीमेंट्स जो कि एक्सप्रेसली एक्ट में बोला हुआ है कि ये सारे एग्रीमेंट्स जो है वो वॉइड है ना। सो द फर्स्ट वन, when there is no legal intent, when there is no intent, when there is no intent to create legal relationship, when there is no intent to create legal relation, जैसे social and domestic agreements। In social and domestic agreements, law presumes that there is no intent to create लीगल रिलेशनशिप, है ना। कोड ऐसा मानता है, लॉ ऐसा मानता है कि अगर सोशल एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट है तो वहाँ अपना लीगल रिलेशनशिप बनाने का नियत नहीं है। तो देखो ये एक भाई साहब हैं, ये नौकरी करते हैं, ठीक है। लॉ के बाद प्रेज्यूम्स, PRESUMES, PRESUMES, है ना। ये भाई साहब है, ये नौकरी करते हैं, अच्छे बंदे हैं, इनका प्रमोशन नहीं हुआ काफ़ी टाइम से। और ये इनकी प्रिया है, यार मुश्किल हो रहा है बनाना, छोड़ो।
ठीक है। सो ये प्रिया हो गए और ये हो गए प्रियम। ये भाई साहब का प्रमोशन नहीं हुआ बहुत टाइम से, और ये मैडम भी थोड़ी सी दुखी रहती है ना। ये दुखी क्यों रहती है? क्योंकि इसके गले में ना नेकलेस मैचिंग है। देखो तुमको इसके गले में नेकलेस दिखाई दे रहा है? प्रिया के गले में देखो नेकलेस नहीं है ना, राइट। सो ये काफ़ी अपसेट है कि भाई इसको नेकलेस वगैरह चाहिए, क्योंकि है ना इसकी जितनी भी फ्रेंड्स वगैरह है सबके पास नेकलेस है। तो भाई ये प्रिया इसको प्रियम को बोलती है कि मेरे को आप नेकलेस ला के दो, मेरे को नेकलेस चाहिए, राइट। सो प्रियम उसको बोला कि भाई वंस मेरा प्रमोशन हो जाता है, सो मेरा प्रमोशन होते ही मैं तुमको डायमंड नेकलेस गिफ्ट करूँगा, राइट। हीरो का हार, डायमंड नेकलेस गिफ्ट करूँगा। ये सुनते ही प्रिया एकदम खुश, मस्त। हाँ, सो प्रिया एकदम खुश हो जाती है कि भाई शुभम सौम्या जो मज़ा लेने में वो खरीदने में थोड़ी है ना। सो प्रिया खुश हो जाती है, फाइन। सो प्रिया बहुत दुआ करती है कि भाई प्रियम का प्रमोशन हो जाए, है ना, उसका जल्दी जल्दी प्रमोशन हो जाए। और वन फाइन डे प्रिया को कॉल करते हैं। प्रिया को कॉल करता है, वो उसको कॉल करके बताता है कि प्रिया आज मेरा प्रमोशन हो गया, है ना। मतलब आज वो दिन आ गया जिसको अपने को बरसों से इंतज़ार था, और आज मेरा प्रमोशन हो गया। तो प्रिया एकदम भयंकर वाला खुश, है ना, एक्स्ट्रा खुश, डबल खुश हो जाती है। सो प्रिया फिर क्या करती है, उसके लिए मस्त वाला है ना खाना वाना बनाती है रात को, एकदम पार्टी शार्टी टाइप का, कि भाई आज तो मेरा मतलब हार आ ही गया जिसका मेरे को बरसों से इंतज़ार था, वैसा टाइप का। और ये प्रियम क्या करते हैं रात को, राइट, रात को जो घर है काफ़ी लेट से आते हैं, फाइन, लेट से आते हैं। तो फिर वो प्रिया के लिए हार ले जाना भूल जाता है। अब वो हार ले जाना भूल जाता है या किसी और के लिए ले जाता है, किसी और को गिफ्ट कर देता है, या क्या करता है वो नहीं पता, वो इसका पर्सनल मैटर, राइट। लेकिन वो इसके लिए हार लेके नहीं जाता। सो क्या प्रिया अभी केस कर सकती है प्रियम के ऊपर कि मेरे साथ धोखा हुआ है? क्या प्रिया धोखा का केस फाइल कर सकती है? धोखा का केस हो सकता है? नहीं हो सकता, राइट। धोखा का केस नहीं हो सकता, यस। लेकिन वो उसको बेलन से ज़रूर मार सकती है। वेरी गुड शौरिक। तो अगर तेरे को बेलन का मार से बचना है तो तुम ऐसा गलती मत करना। घर से निकाल सकती है, क्या बात। और बता मेघना क्या कर सकती है? तब तुम लोग को प्रियम पे तरस नहीं है ना, बेचारा एक तो ऑफिस में इतना काम किया, प्रमोशन हो गया, हो सकता है भूल ही गया हो ले जाना, यार दूसरा दिन ले जाएगा। मन में धोखा वाला बात ही आ रहा है ना कि धोखा किया हो। यार तुम लोग तो डिवोर्स करा देगा सीधा उसका। सही है यार, तुम लोग एकदम पक्का लॉयर है ना। एक जन डिवोर्स करवाएगा, दूसरा डिवोर्स का केस लड़ेगा। प्रियम का अगर घर है तो वो कैसे निकाल सकती है? मेघना सौम्या का एक क्वेश्चन है, वो तुम आंसर दे कि अगर प्रियम का घर है तो प्रिया उसको घर से कैसे निकाल सकती है? मतलब सौम्या वुमेन पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अरे क्या बात, मेघना बोली वुमेन पावर कुछ भी कर सकती है। स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। एपिक। स्त्री है, कुछ भी कर सकती है ना।
नहीं नहीं सौम्य मतलब लीगली नहीं, कैजुअली बात कर रहा हूँ। लीगली तो ठीक है, तू सही बोल रहा है। दूसरा है अग्रीमेंट विथ इलीगल ऑब्जेक्ट्स। तो पंखा से उल्टा भी लटका सकती है। क्या क्या क्या, कितना कितना वाइल्ड सोचोगे बताओ। पॉइजन देकर मार सकती है। मेघना तुम ऐसा करेगी मतलब, अरे राम, पॉइजन देके मार सकती, कुछ भी। हाँ, यस हमेशा डेफिनेटली। अर्नब गोस्वामी प्रियम के लिए। देखो, अग्रीमेंट विथ इलीगल ऑब्जेक्ट। सो अग्रीमेंट विथ इलीगल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि अपने किसी के साथ कोई अग्रीमेंट किया और अपना जो इंटेंट था वो गलत था, है ना। जैसे जैसे इस बंदे ने है ना, ये जो बंदा है इसने 10 लाख की सुपारी ली, ठीक है, इस भले आदमी को मारने के लिए। नहीं क्रिश, वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होगा, उस पर भी अपने आएंगे, है ना। तो इस बंदे ना 10 लाख की सुपारी ली भाई इसको मारने के लिए, ठीक है। तो अभी इसको सुपारी दिया किसने? ये एक आदमी था जो इसको 10 लाख रुपया दिया, पेड 10 लाख, ठीक है। और ये जो इसको 10 लाख दिया, ये इससे लोन लेके दिया। तो एक और आदमी है, ये सेठ जी, ये दुखी, ये खूनी और ये मासूम। तो 4 लोग हैं। देखो, जो दुखी है उसने सेठ जी से 10 लाख रुपए लिए और खूनी को दिया, बोला कि मासूम को मार दो। सिचुएशन क्लियर है? दुखी ने सेठ जी से 10 लाख रुपए लिए, खूनी को दिए, बोले मासूम को मार दो। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अभी ये जो दुखी और खूनी के बीच में अग्रीमेंट है ना, ये जो इनके आपस के बीच में अग्रीमेंट है, ये वाला जो अग्रीमेंट है इसका ऑब्जेक्ट इलीगल है, इसका ऑब्जेक्ट इलीगल है ना। क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट इलीगल है तो दिस इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, हैंस नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट इलीगल है तो ये लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है। एक और बात है, ये जो दुखी है
ये सेठ जी को बोलता है कि भाई मेरे को 10 लाख रुपया चाहिए क्योंकि मेरे को खूनी को देना है, मासूम को मारना है। फाइन। सो ये वाला जो अग्रीमेंट है, ये वाला जो अग्रीमेंट है, इसको अपने बोलते हैं कोलैटरल ट्रांजैक्शंस। कोलैटरल ट्रांजैक्शंस। तो जो कोलैटरल ट्रांजैक्शंस है, राइट, जो कोलैटरल ट्रांजैक्शंस है वो भी वॉइड हो जाते हैं, और ऑल्सो वॉइड इन केस ऑफ agreement with illegal objects। इसका मतलब क्या है कि सेठ जी जो है वो भी इस दुखी से 10 लाख रुपया लेने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकता। भाई ये जो दुखी है और ये जो खूनी है, इसके बीच में जो अग्रीमेंट है ना, वो तो इलीगल है ही, लेकिन क्योंकि दुखी ने सेठ जी से 10 लाख रुपया लिया उसका खून करने के लिए, मतलब सुपारी देने के लिए कि उसका खून हो जाए मासूम का, तो ये जो दुखी और सेठ जी के बीच में भी जो ट्रांजैक्शन है, इसको अपने बोलते हैं कोलैटरल ट्रांजैक्शंस। मतलब जो मेन अग्रीमेंट है उससे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है ये भी वॉइड है। फाइन। अब ये मत पूछना कि फाइनली मासूम के साथ क्या हुआ, वो तो मेरे को नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन भाई ये तुम लोग ज़रूर कर सकते हैं कि तुम लोग अगर किसी से सुपारी लेता है तो सामने वाला पैसा रिकवर करने के लिए केस तो नहीं कर सकता। क्या बात सौरिक, तुम भी पक्का लॉयर बना। हाँ, मालूम नहीं था तब कोई उपाय नहीं है, मालूम नहीं था तब तो सेठ जी क्या करेंगे। बहुत बढ़िया, अपना देश तरक्की पे। देखो भाई, ये है फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कितने इनोवेटिव हैं। तीसरा अग्रीमेंट्स। हाँ प्रियंका, ये लोग प्लान स्पेशलिस्ट है और तुम ये लोग का केस लड़ना। अग्रीमेंट एक्सप्रेसली declared to be void। सेक्शन 26 to 30। agreements expressly declared to be void, section 26 to 30। तो इसमें देर आर सम अग्रीमेंट्स जो कि वॉइड है, जिसका डिस्कशन अपने बाद में करेंगे। वो एक्ट में डिफाइंड है कि ये सारा अपने नहीं कर सकते। तो अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है? अच्छा सौम्य, तेरे को देखना है? हो जाए तो बताना। डन। क्रिश, उस केस का स्पेसिफिक्स क्या था वो चेक करना होगा, क्योंकि इन जनरल अगर उस कंडीशन में कोई भी अग्रीमेंट हो तो वो इन्फोर्सेबल नहीं होता। सो अग्रीमेंट का मतलब हुआ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस।
दूसरा, अग्रीमेंट में लॉ का इन्फोर्समेंट नेसेसरी नहीं है। यस, परफेक्ट प्रियंका। ओके क्रिश। सो कॉन्ट्रैक्ट हो गया अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल। अग्रीमेंट में दर्ज नो लीगल ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देयर इज लीगल ऑब्लिगेशन। नंबर 3, ऑल agreements are not contracts। all contracts are agreement। तो अपने कुछ ऐसा बना सकते हैं, फाइन। तो फोर्थ पॉइंट काफ़ी बकवास टाइप का पॉइंट है, पॉइंट पढ़ाने में काम आएगा। अग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म एंड कॉन्ट्रैक्ट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट। ये सब चार्ट्स वगैरह मस्त है, ये बनाते चलो, बहुत कैची होते हैं, इससे नंबर्स भी आ जाते हैं। हेडिंग इज अग्रीमेंट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, दिस इज पॉइंट नंबर 3, अग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। वो अग्रीमेंट हेडिंग नहीं है, वो अग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल का थर्ड पॉइंट है। ठीक है, तो नटसेल में इतना ही कि अगर अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि वो इन्फोर्सिबल है तो कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन है, अग्रीमेंट में नहीं है। सारा अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, सारा कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होता है। अग्रीमेंट वाइडर टर्म है, कॉन्ट्रैक्ट नैरो कॉन्सेप्ट है। फाइन, हो गया याद। ठीक है, सो अग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल का 3 पॉइंट बता दो फटाफट। अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल कब नहीं होता उसका 3 पॉइंट बता दो जल्दी से। इलीगल ऑब्जेक्ट वाला, ठीक है। दूसरा, वैसे ही दूसरा था, ठीक है, ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता। when there is no intent to create legal relationship, है ना, बढ़िया। एंड एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वर्ड, सेक्शन 26 to 30, सेक्शन 26 to 30, बढ़िया। बहुत सही है। तो नेक्स्ट क्लास से अपने स्टार्ट करेंगे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो सारा चीज़। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल से अपने फिर इसके आगे का टेकअप करते हैं।
सही है, सॉरी। चलो ठीक है फिर, हाँ, ओके, गुड बाय। रात को टेस्ट में मिलते हैं।